नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम देश की राजनीति के बारे में चंद सवाल करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हमेशा की तरह ही मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल के साथ नियमित रूप से जुड़ें, नई परख को आप सब्सक्राइब करें। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। तो कल चुनाव के नतीजे आने वाले हैं हम्म। और मैं शुरुआत इस बात से करना चाहूँगा कि अलग-अलग तरह के जो एग्ज़िट पोल हैं वो आएँ। आप काफ़ी हम्म। नज़दीकी रूप से राजनीति के का विश्लेषण करते हैं, उस पर नज़र जी। रखते हैं। जी। तो आपकी नज़र में कल क्या हो सकता है? अलग-अलग राज्यों में अगर आप संक्षेप में बताएँ तो? मुझे लगता है कल 3 राज्यों में कांग्रेस चुनाव जीत सकती है और एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी जिन 2 राज्यों में से किसी एक को जीत सकती है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान है। कौन-सा जीतेगी मुझे नहीं पता, हैं? लेकिन कांग्रेस निश्चित रूप से तेलंगाना जीतने जा रही है, कांग्रेस निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ जीतने जा रही है। ये 2 राज्य निश्चित रूप से कांग्रेस जीतने जा रही है और अ, राजस्थान और मध्य प्रदेश में से कोई एक राज्य में कांग्रेस आगे रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। अब जहां तक सवाल उठता है कि किसकी जीत कितनी होगी, तो मुझे लगता है कि इन सभी राज्यों में चुनावी टक्कर बहुत जोरदार थी। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर आसानी से कोई जीत मिलेगी। जो प्रोफेसर संजय कुमार जो कि लोकनीति के संचालक हैं और देश के प्रमुख चुनाव शास्त्री हैं, उन्होंने अपना एग्जिट पोल जारी किया है आज, जो कि अखबारों में और टीवी पे नहीं आया है, लेकिन लोकनीति के ट्विटर हैंडल पे वो एग्जिट पोल मौजूद है। उस एग्जिट पोल के मुताबिक संजय ने 2 राज्य कांग्रेस को दिए हैं और 2 राज्य बीजेपी को दिए हैं। लेकिन जो 2 राज्य उन्होंने बीजेपी को दिए हैं, उसमें 2% से मध्य प्रदेश में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखाया है और 3% से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखाया है। मैं ये मानता हूं कि 2% से अगर कोई और 1.37% का या 1.73% का उन्होंने एरर स्वीकार की है कि इसमें एरर हो सकती है, गलती हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी आगे है, वहां पर चुनाव मुकाबला कितना नजदीक है। पिछली बार भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आधा फीसदी वोट ज्यादा प्राप्त हुआ था, लेकिन सीटें कांग्रेस को ज्यादा मिली थी। 116 सीटों में से 114 सीटें रह गई थी, बहुमत से केवल दो सीटें दूर रह गई थी। तो इस चुनाव में भी संजय भी ये मानते हैं कि बिल्कुल मुकाबला मध्य प्रदेश में काफी फंसा हुआ मुकाबला, लेकिन वो उधर तेलंगाना में कांग्रेस को 4% की बढ़त दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को 4% की बढ़त दे रहे हैं, जो कि एक बड़ी बढ़त है। जो उन्होंने अपना प्लस माइनस एरर बताया है, उस एरर तो मैं ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश या राजस्थान में से कोई एक ऐसी जगह होगी जहां पर कांग्रेस आगे निकल जाएगी और इस तरह ये स्कोर जो है वो 3-1 का हो जाएगा कांग्रेस के पक्ष में। ये विपक्ष की एकता के लिए, कांग्रेस के लिए 2024 के चुनाव के लिए बड़ा महत्वपूर्ण नतीजा होगा, क्योंकि अगर ऐसा नतीजा रहा तो कांग्रेस को सारे देश में अपनी मतदाताओं के सामने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक कहानी सुनाने का मौका मिलेगा, अपना एक नैरेटिव सेट करने का मौका मिलेगा और बाकी विपक्ष भी उनके साथ होगा मोटे तौर पर, कुछ एक लोगों को छोड़कर, जिन्होंने भाजपा को क्षेत्रीय 3 कम से कम क्षेत्रीय शक्तियां ऐसी हैं जिनके बारे में मानता हूं कि भाजपा का उनके साथ में एक अघोषित समझौता है। उसमें एक है बीजू जनता दल, दूसरी है वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस और तीसरी है के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति। तो इन 3 क्षेत्रीय शक्तियों को छोड़कर और उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं कि अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने अपना रवैया साफ नहीं किया है। बाकी ऐसी और कोई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति नहीं है जो कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के साथ ना हो। तमिलनाडु में द्रमुक उनके साथ है, एआईडीएमके नहीं है, लेकिन वहां द्रमुक साथ में रहेगी तो एआईडीएमके जाहिर है उसके साथ में नहीं होगी। तो ये इस तरह से पूरे देश में 2024 में जो चुनावी मोर्चेबंदी है, उसका नजारा हम लोगों के सामने उभरता है। एक बात तो ये है जो कि अन्य चैनलों पर भी इस पे काफ़ी चर्चा हुई है कि आखिर ये जो अंतर आया है 2 प्रमुख सोशियोलॉजिस्ट के विश्लेषण में, उसको किस रूप में देखा जाए? क्या इसको सिर्फ़ हम एक चूक मानें? नहीं, उनका तर्क ये है एक्सिस इंडिया के प्रदीप गुप्ता का तर्क ये है
कि लाडली बहन योजना ने भाजपा के लिए गेम चेंजर का काम किया है। अगर उन्हीं के तर्क पे विचार किया जाए तो वो बहुत ज्यादा गले नहीं उतरता। मसलन पता नहीं मैंने कल ये बात कही थी आपके साथ बातचीत में या नहीं, लेकिन अगर कही थी उसको दोहराना भी जरूरी है। मध्य प्रदेश में तकरीबन 5.5 करोड़ वोटर हैं। उसमें 2.25 करोड़ स्त्रियां हुई। उन 2.25 करोड़ स्त्रियों में से भी केवल 1-1.5 करोड़ के आसपास या उससे थोड़ी ज्यादा स्त्रियों को ही लाडली बहन योजना का लाभ मिल रहा है, क्योंकि उसमें उम्र की एक बंदिश है। बाकी स्त्रियों को नहीं मिल रहा है, वो उससे प्रभावित नहीं है, और इसकी वजह से उनके अंदर एक तरह की नाराजगी भी है। दूसरी तरफ लाडली बहन योजना को चलाने के लिए पिछले 8 महीने से दूसरी तमाम योजनाओं का पैसा निकाल के इसमें डाला गया है। जैसे विधवा पेंशन का पैसा डाला गया है, वृद्ध पेंशन का पैसा इसमें डाला गया है, तो दूसरी योजनाएं ठप हो गई है। वहां जो पैसा जा रहा था वो पैसा रुक गया है, केवल पैसा यहीं पे जा रहा है। तो एक तरफ लाडली बहन योजना भाजपा के लिए हम मान सकते हैं कि वो वोटर दे रही है भाजपा को। दूसरी तरफ उसका नुकसान भी हो रहा है, वोटर भाजपा से छीनते हुए भी दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये तो रहा आंकड़ागत विश्लेषण। हो सकता है इस योजना की वजह से भाजपा के पक्ष में कोई एक रुझान पैदा हुआ हो, लेकिन और इसीलिए कुछ ना कुछ तो भाजपा के पक्ष में रुझान गया है। इसीलिए तो CSDS ने भी 2% भाजपा को बढ़त दी है, लेकिन सी वोटर ने 3% भाजपा के खिलाफ कांग्रेस को बढ़त दी है। तो अब देखिए क्या होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये लड़ाई जो है ना, वो काफी फंसी हुई लड़ाई है। देखिए पिछली बार जब भाजपा के हाथों अशोक गहलोत की पराजय हुई थी राजस्थान में, तो कांग्रेस की दुर्गति हो गई थी। इस बार तो कोई भी नहीं कह रहा कि कांग्रेस अगर हारेगी तो उसकी दुर्गति होगी। जो लोग कांग्रेस को हारा हुआ दिखा रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि कांग्रेस को 80 या उससे ज्यादा सीटें मिलेंगी। इसका मतलब है कि राजस्थान में भी चुनाव भाजपा की तरफ एक तरफा नहीं है, वो फंसा हुआ चुनाव है। और ये भी कह सकते हैं कि अगर भाजपा के लिए कुछ बुरा दिन हुआ तो चारों राज्यों में भी हार सकती है। हाँ, क्यों नहीं हार सकती चारों राज्यों में। मैं कह रहा हूं जब अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान में बढ़त भाजपा की केवल 2 और 3% है, तो वो तो एक ऐसी बढ़त है जो कभी भी जो इस बढ़त के आधार पर भाजपा की जीत की गारंटी नहीं की जा सकती। लेकिन कांग्रेस को उसके लिए एक उछाल मारना पड़ेगा, जो कि पोलस्टर को दिखाई नहीं पड़ रहा है उछाल, सी वोटर को छोड़कर। ये जो तेलंगाना की जीत है, क्या उसे आप इस चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखेंगे अगर कांग्रेस उसको जीत जाती है कल तो? जैसा कि लग रहा है कि वो जीत बहुत जाएगी। महत्वपूर्ण है। देखिए 6 महीने पहले तो कोई कल्पना भी नहीं करता था कि तेलंगाना में कांग्रेस जीत सकती है। ये मैं ये कहूंगा कांग्रेस की ये दूरगामी योजना की जीत है। रेवंत रेड्डी को उन्होंने 2022 में अध्यक्ष बनाया था, और स्थानीय कुछ लोगों के विरोध के बावजूद भी कांग्रेस का हाथ उनकी पीठ पर रहा, और वो अध्यक्ष के तौर पर अपना पैर जमा पाए, और उन्होंने कांग्रेस को फिर कर्नाटक के DK शिव कुमार आए वहां पर, और उन्होंने चुनाव की बागडोर भी अपने हाथ में ली। सारा प्रबंधन DK शिव कुमार का है। कर्नाटक का प्रबंधन भी DK शिव कुमार का प्रबंधन था, जो कि कामयाब रहा। यहाँ भी DK शिव कुमार का प्रबंधन है। और तो मुझे लगता है कि तेलंगाना की जीत जो है वो कांग्रेस के पक्ष में एक बहुत बड़ा रुझान पैदा करेगी। मेरे ख्याल से कर्नाटक और तेलंगाना में अगर लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने विधानसभा की तरह ही अपना प्रदर्शन करा, तो केवल इन 2 राज्यों के कारण ही भारतीय जनता पार्टी जो है देश में बहुमत की पार्टी हो सकता न रह जाए। और ये जो केंद्रीय राजनीति है कांग्रेस की, अगर हम एक हाइपोथेटिकल बात हम कर रहे हैं, तो अगर कल का नतीजा ऐसा रहता है कि कम से कम 2 राज्यों में कांग्रेस जीत जाती है, 3 राज्यों में जीत जाती है, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो क्या भारत या इंडिया गठबंधन जो है, उसमें कांग्रेस की धाक और मजबूत बनेगी? उसका क्या स्वरूप हो सकता है? हाँ, कांग्रेस की धाक मजबूत होगी, कांग्रेस में आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन उसमें मुगालता नहीं पैदा होना चाहिए। देखिए कांग्रेस ने पिछली बार तो सब राज्य जीत लिए थे, तीनों राज्य जीत लिए थे, तो उसमें एक तरह का मुगालता पैदा हो गया था, अति आत्मविश्वास पैदा हो गया था। उसे लगा था वो विपक्ष की मदद के बिना ही मोदी को राष्ट्रीय स्तर पर हरा सकते हैं। मोदी उस वक्त पॉजिटिव वोट मांग रहे थे जनता से, क्योंकि जो 2014 का इलेक्शन चुनाव था वो तो कांग्रेस के खिलाफ नकारात्मक वोट था। अब मोदी अपने प्रदर्शन के आधार पर वोट लोगों से मांग रहे थे। फिर उनके पक्ष में बालाकोट स्ट्राइक वाला मसला भी था। तो इस प्रक्रिया ने कांग्रेस की पूरी जो राहुल गांधी ने एक बहुत जबरदस्त गारंटी दी थी
वो उस गारंटी की भी हवा निकाल दी और पूरी कांग्रेस की कैंपेन जो है बहुत बुरी तरीके से परास्त हुई। एक ऐतिहासिक पराजय हुई कांग्रेस की उस चुनाव में। आज स्थिति वो नहीं है। आज मोदी के खिलाफ 10 वर्ष की एंटी इनकम्बेंसी है और कांग्रेस एक भारत जोड़ो यात्रा के बाद में एक नए उछाल की ऊपर है और इन विधानसभा चुनावों में अगर उसने अच्छा प्रदर्शन किया तो वो उछाल और भी ज्यादा होगा और वो मैं मानता हूं कि वो इस मुगालते में नहीं है कि वो अकेले हरा सकती है। तो कांग्रेस शक्तिशाली होगी, इसका मतलब विपक्ष की एकता शक्तिशाली होगी। इसका मतलब है कि जो इंडिया गठबंधन है उसकी एंकर पार्टी के तौर पर कांग्रेस मजबूत प्रदर्शन करेगी। फिर कांग्रेस को उदारता दिखानी होगी और अच्छे कुशलता पूर्वक लचीले ढंग से विपक्षी एकता का नेतृत्व करना होगा। तो गेंद पूरी तरह कांग्रेस के पाले में है। अगर इन चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो मैं कहूंगा कि वो एक पहला गोल कर देगी। अभी उससे 2024 तक मई तक बहुत से गोल करना। एक और प्रवृत्ति मैंने देखी इन एग्जिट पोल के पे चर्चा के दौरान ही कि जहां कांग्रेस जीत भी रही है वहां पर इस बात की होड़ लगी थी जो टीवी चैनल हैं उन पे कि इसका श्रेय कहीं से राहुल गांधी को ना मिल जाए और बार-बार इस चीज को बताया जा रहा था कि नहीं स्थानीय लोकतंत्र की ही वो स्थानीय जो उनका नेतृत्व है उसी की भूमिका है। तो आपको क्या लगता है इसमें राहुल गांधी का जो पूरी जो उनकी रणनीति है, उनकी जो प्रचार शैली है उसकी भूमिका को हम कुछ देख सकते हैं? वो जो टीवी वाले हैं वो भाजपा के मॉडल से बहुत प्रभावित हैं और वो केंद्रीय नेतृत्व और क्षेत्रीय नेतृत्व को अलग अलग करके देखने का मॉडल है। भाजपा का नेतृत्व यही है। भाजपा ने इसीलिए क्षेत्रीय नेतृत्व को अपना समूल नष्ट कर दिया। पूरे अपने क्षेत्रीय नेतृत्व को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने तबाह कर दिया। हर जगह आके खुद बैठ गया। केंद्रीय टीम आगे सब जगह चुनाव चला रही है, चुनाव का प्रबंधन कर रही है। मध्य प्रदेश में नारा दिया जा रहा है मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी। हर जगह राजस्थान में और हर जगह मोदी जी 20 गारंटियां दे रहे हैं अपनी। मोदी की गारंटियां दी जा रही हैं। मोदी ही मतदाताओं के लिए पत्र जारी कर रहे हैं और स्थानीय नेताओं को पूरी तरीके से बीजेपी ने खत्म कर दिया है। तो ये मॉडल जो है वो मीडिया इस मॉडल को ही सही मॉडल मानती है। जबकि कांग्रेस का मॉडल क्या है? कांग्रेस में क्षेत्रीय नेतृत्व को प्रमुखता दी जा रही है। वही लंबे अरसे से राज्यों की राजनीति का नेतृत्व कर रहे हैं और वो ऐसा नहीं कर सकते थे अगर आला कमान का हाथ उनकी पीठ पे नहीं होता। अगर आला कमान को उनमें विश्वास नहीं होता तो क्षेत्रीय नेतृत्व मैं रेवंत रेड्डी का ही आप उदाहरण लीजिए। रेवंत रेड्डी कोई कांग्रेस की परंपरागत नेता नहीं है। रेवंत रेड्डी ने विद्यार्थी परिषद से शुरुआत की। रेवंत रेड्डी तेलुगु देशम में गए। रेवंत रेड्डी भारतीय जनता पार्टी में भी रहे और रेवंत रेड्डी निर्दलीय भी उन्होंने राजनीति की और चुनाव भी जीते और जेल भी गए वो। तो एक इस तरह का नेता जो कि कांग्रेस की परंपरा का नहीं है उसको पहचान के कांग्रेस ने वहां पर नेता बनाया और जब उनकी स्थानीय शक्तियों ने उनका विरोध किया तो उन शक्तियों को शांत किया और उनके नेतृत्व को स्थापित करने में आला कमान ने अपनी भूमिका निभाई। इसी तरह आप छत्तीसगढ़ में देखिए। छत्तीसगढ़ में लोग कह रहे हैं भूपेश बघेल ही मतलब कांग्रेस के नेता नहीं है, वो छत्तीसगढ़ के नेता है। तो ये तो कांग्रेस के पक्ष में जाती है। उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति उतारा जिसने नारा दिया, स्थानीय जो अस्मिता की राजनीति है उसका भी इस्तेमाल किया। उसने कहा छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। अशोक गहलोत ने वह नारा दिया, काम किया दिल से, गहलोत फिर से। जितने अच्छे अच्छे लोकप्रिय नारे इन लोगों ने बनाए, तभी तो वो लोग वहां की भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले चुनावी जो आक्रामक चुनावी योजना होती है भारतीय जनता पार्टी उसके मुकाबले टिक पाए। तो इन चीजों को श्रेय देने के बजाय वो लोग राहुल गांधी का विरोध करने में, राहुल गांधी की टांग खींचने में लगे हुए हैं। ऐसा वो राहुल गांधी के साथ पहले भी करते रहे। मैं कोई राहुल गांधी का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन ये जो राहुल गांधी के साथ किया जा रहा है इससे भी राहुल गांधी अपनी पार्टी में और सब जगह मजबूत होकर उभरेंगे। आमतौर पर जो पहले हम चर्चा करते थे उसमें मानते थे कि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे के लिए एक तरीके से पारी की समाप्ति है ये, लेकिन अगर गलती से भाजपा यहाँ जीत जाती है तब भी हम यही मानेंगे या हाँ, मैं मानता हूँ अगर भाजपा जहां भी जीतेगी पुराने नेता को नहीं बनाएगी। उसने शिवराज सिंह चौहान को भी ठिकाने लगा दिया है, वसुंधरा राजे को भी ठिकाने लगा दिया है और रमन सिंह को भी ठिकाने लगा दिया है। इन लोगों का भाजपा ने उपयोग किया है चुनावी मुहिम के आखिरी दौर में, लेकिन उनको कोई श्रेय ऐसा पूरी कोशिश किया किसी किस्म का कोई श्रेय नहीं मिल पाया। इन नेताओं किसी की हिम्मत नहीं है कि ये कह पाए कि हमारी वजह से चुनाव जीता जा रहा है। जब एक्सिस इंडिया ने भाजपा को मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत दिया तो जब पत्रकारों ने शिवराज सिंह चौहान से पूछा तो बोले भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद ही कह के चले गए।
तो ये इन तीनों नेताओं की राज्य की राजनीति में पारी समाप्त हो चुकी है। केंद्रीय आला कमान ने उसे स्पष्ट कर दिया है, किसी भी कीमत पर इन तीनों की वापसी नहीं होगी, और अगर वापसी होगी तो वो भी अपने आप में एक बड़ी घटना होगी। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इनके व्यक्तित्व पर, एक उनका जो राजनीतिक व्यक्तित्व है वोट खींचने वाले नेता के रूप में, उस पर क्या इन चुनाव का कुछ प्रभाव पड़ेगा? जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर 3 राज्यों में भाजपा हार जाती है तो? देखिए, भाजपा चुनाव हारेगी, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि भाजपा को वोट नहीं मिलेगा। अगर भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता है तीनों राज्यों में, तब तो आप कह सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा का भी कोई ख्याल नहीं रखा गया। अब जैसे कर्नाटक में भाजपा हार गई, प्रधानमंत्री ने वहां आगे बढ़कर नेतृत्व किया था, लेकिन भाजपा को 36% वोट मिला। पहले से भाजपा का वोट थोड़ा सा बढ़ ही गया कर्नाटक में। सीटों में कन्वर्ट नहीं, सीटें कांग्रेस को दूनी मिली, तो कांग्रेस ने अपना वोट बढ़ा लिया। तो ये मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो क्षमताएं हैं, चुनावी क्षमताएं हैं, उनके ऊपर सवालिया निशान लगेगा। प्रधानमंत्री की चुनावी क्षमताओं पर सवालिया निशान तब लगेगा जब वो लोकसभा चुनाव में फिसलेंगे, उससे पहले नहीं लगेगा। लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि मोदी जी लोकप्रिय रहे फिर भी भाजपा चुनाव हारती जा सकती है, और लोकसभा में भी ऐसा हो सकता है? भारत एक बहुत बड़ा देश है, और भारत में एक नेता सारे देश में लोकप्रिय हो सकता है, लेकिन सारे देश के हर राज्य में आपको चुनाव नहीं जिता सकता। लेकिन जब राष्ट्रीय राजनीति का सवाल आएगा, उस वक्त मोदी की शख्सियत, राज्य की, मोदी जी अपने लिए वोट मांगेंगे, तो वो एक अलग तरह की परिस्थिति बनेगी, और मतदाता भी 2 अलग-अलग परिस्थितियों में अंतर करने के अभ्यस्त हो चुके हैं, और वो उसके हिसाब से सोचेंगे। तो राष्ट्रीय स्तर पे मोदी के खिलाफ विपक्ष को एक नेशनल नैरेटिव बनाना होगा। अगर विपक्ष चाहता है कि केवल वो जोड़ बाकी गुणा भाग करके जीत जाएगा, तो नहीं जीत पाएगा। जोड़ बाकी गुणा भाग तो करना ही होगा, यानी भाजपा के एक उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारने की कोशिश तो हर जगह करनी ही होगी। लेकिन इसके साथ-साथ में, अंकगणित के साथ-साथ में, चुनाव का रसायन शास्त्र है, उसको भी साधना होगा। उसके लिए एक नैरेटिव की जरूरत है। इंडिया गठबंधन का महत्व इस मामले में ज्यादा है। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम मिलेंगे कल फिर से, और देश की राजनीति और खासतौर पे जो चुनाव नतीजे आए हैं उसके बारे में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि आप हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।